नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों, आज तारीख है 20 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर ये है कि जल्लीकट्टू प्रोटेस्ट स्नोबॉल बन टुडे। तो स्नोबॉल का क्या मतलब होता है। स्नोबॉल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ जाए तो उसे स्नोबॉलिंग कहते हैं। तो स्नोबॉल यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जल्लीकट्टू का आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज तमिलनाडु में बंद है। यानी कि आज जो दिन निकल गया तो तमिलनाडु में पूरा एक बंद था। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की ग्रामीण संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है और इसको बैन कर देने से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर आक्रोश और रोष भर गया है और वो इसको हटाने की बात कर रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है कि इसमें ऐसे कौन से कानूनी मुद्दे सम्मिलित हैं जो कि आगे चल के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि पहली बात, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का अपना अपना क्या रवैया है। तो आपको बता दूं कि ओ पनीरसेल्वम आए थे, प्रधानमंत्री जी से मिले थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने ये कहा है कि ही वुड बी सपोर्टिव ऑफ स्टेप्स टेकन बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन द इशू वाइल स्ट्रेसिंग दैट द मैटर वाज सबजुडाइज। यानी कि उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु सरकार इस पर जो भी कदम उठाएगी तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि जो मामला है अभी भी सबजुडाइज यानी कि न्यायालय के अंतर्गत है। तो यहाँ पे पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्वीट भी हुआ था। तो उसमें ये लिखा हुआ था, वाइल अप्रिशिएटिंग द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ जल्लीकट्टू द पीएम ऑब्जर्व दैट द मैटर इज प्रेजेंटली सबजुडाइज। कि जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए भी पीएम ने इस बात पे ज़रूर गौर किया है कि हालांकि मामला न्यायालय के अंतर्गत है, इसलिए इस पर सावधानी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जल्लीकट्टू के बारे में एक अंदर और खबर है कि मुकुल रोहतगी जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है तो वो मैं आपको आगे चल के अंदर वाले पेज में बताऊंगा। अगली खबर ये है कि 80% आईएएस सस्पेक्ट एजुकेटेड इन स्कूल नॉट मदरसास। यानी कि आईएएस में भर्ती होने वाले 80% संदेहास्पद लोग स्कूलों में पढ़े हुए हैं, ना कि मदरसों में। तो दोस्तों, अभी तक जो सोचा जा रहा था कि चूंकि जो मदरसे होते हैं वहाँ मुख्य रूप से रिलीजियस शिक्षाएं यानी कि मजहबी शिक्षाएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को मजहबी कट्टरपन की ओर ले जाना आसान होता है। लेकिन दोस्तों, अब ये बात जो है तो धीरे धीरे गलत साबित होती जा रही है। क्यों? उसके पीछे दोस्तों वजह ये है कि आज की तारीख में पूरा दौर तकनीकी दौर है और जो तकनीकी लोग होते हैं वो अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए लोग ही होते हैं। मदरसों में पढ़े हुए लोग आमतौर पे तकनीक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो ये मदरसों के लोग इंटरनेट पे और इन सारी चीज़ों से कम्युनिकेशन करके या अंग्रेजी में बहुत सारी इन सारी आईएस की और अलकायदा की वेबसाइट पढ़ के उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका होता है तो वो इन सारी चीज़ों से भिज्ञ होता है, जानकार होता है और वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। तो मुख्य रूप से यही कारण है कि एनआईए ने जिन 52 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन 52 संदेहास्पदों को गिरफ्तार किया था, तो उसमें से 80% लोग ऐसे थे जो कि स्कूलों में पढ़े हुए थे और सिर्फ 20% ऐसे थे जो कि इस्लामिक मदरसों में पढ़े हुए थे। तो ये बात जो है तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने एक पूरा डाटा दिया हुआ है कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और फिर वो किस संप्रदाय या किस पंथ से अपना नाता रखते थे। तो दिखाया गया कि शिया एक भी नहीं थे, 85% सुन्नी थे और 15% ऐसे थे जो हिंदू या क्रिश्चियनिटी से धर्मांतरित होकर के इस्लाम अपनाए थे। और यहाँ पे दिखाया गया है कि आखिर थॉट ऑफ स्कूल यानी कि कौन सी विचारधारा संबंध रखते थे। तो बताया गया कि 50% जो थे वो अहले हदीस, 30% तबलीगी, 20% देवबंदी और बरेलवी एक भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरे आंकड़े यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो उससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज की तारीख में जो स्कूल में पढ़ने वाले भी लोग हैं, छात्र हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले लोग भी छात्र हैं, तो वो ऐसी चीज़ों से आकर्षित हो सकते हैं, धार्मिक मजहबी कट्टरपन से आकर्षित हो सकते हैं और उस दिशा में जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अभी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो आतंकी हमला हुआ था, तो उसके सारे के सारे अभियुक्त जो थे वो अच्छे अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए थे और वहाँ के तो कई सारे अच्छे घरानों से उनका ताल्लुकात था। यानी कि कोई कुछ ऐसे भी थे जो कि जिनके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ओहदे पे थे या काफ़ी बड़े अधिकारी थे, तो उनके भी बच्चे इस तरीके के आतंकवादी हमलों में शामिल हो गए थे। तो इससे एक बहुत बड़ा ये कंसर्न, एक बड़ी चिंता फैली थी कि अभी तक तो हम सोच रहे थे कि जो कम पढ़े लिखे या
मजहबी शिक्षा को प्राप्त किए हुए लोग हैं तो सिर्फ वही कट्टरवादी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। तो ये वाकई में एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और निश्चित तौर पे इस पर एक मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या खामी, क्या गड़बड़ी है कि अच्छी स्कूलों में पढ़े हुए छात्र भी आतंकवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि माइलस्टोन इन क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट पेव्स वे फॉर जीएसएलवी मार्क 3, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में हुआ परीक्षण जो था वो एक मील का पत्थर साबित हुआ है और वो जीएसएलवी मार्क 3 के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो दोस्तों ए माइलस्टोन क्रॉस्ड इन द मेकिंग ऑफ अ न्यू क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन सेट द स्टेज फॉर द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट लॉन्चर टू डेट, यानी कि अभी तक का जो सबसे शक्तिशाली या ताकतवर सैटेलाइट लॉन्चर होगा तो वो इस क्रायोजेनिक इंजन के माध्यम से संभावित हो पाएगा, सफल हो पाएगा और इसका नाम होगा GSLV मार्क 3। तो दोस्तों GSLV मार्क 3 क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी आप कोई यहाँ से उपग्रह भेजना चाहते हैं तो उपग्रह अलग चीज़ होती है और उसका प्रक्षेपक यान यानी कि जो सैटेलाइट लॉन्चर होता है वो अलग होता है। तो जो सैटेलाइट लॉन्चर होता है जैसे PSLV GSLV, तो इनके भी ये दरअसल पे रॉकेट होते हैं, इनके भीतर उपग्रहों को रखा जाता है और ये रॉकेट जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो शुरू में कुछ ऊंचाई पे जाके इनका कुछ हिस्सा खुल के समंदर में गिर जाता है, फिर कुछ ऊंचाई में जाके कुछ हिस्सा खुल के समंदर में गिर जाता है और अंतिम में एक छोटा सा ही हिस्सा होता है जो कि उपग्रहों को लेकर के विभिन्न कक्षाओं तक जाता है और उन्हें वहाँ पर छोड़ देता है। तो आपको ये जानना होगा कि जो GSLV PSLV इत्यादि हैं तो ये क्या हैं? ये सैटेलाइट लॉन्चर हैं और जो एस्ट्रोसैट और ये सेंसैट और जितने भी आपने सुने होंगे ना वो सारे के सारे उपग्रह हैं। तो उपग्रह वहाँ पे जाकर के अपना काम करते हैं सेंसिंग का, फोटोग्राफी का या कि टेलीस्कोपिंग का या मौसम इत्यादि की जानकारी का, जबकि जो प्रक्षेपक यान होते हैं GSLV PSLV जैसे तो ये सिर्फ उनको वहाँ पे पहुँचा करके नष्ट हो जाते हैं, इनका उसके बाद कोई कार्य नहीं होता। और उन्होंने ये कहा कि द क्रायोजेनिक स्टेज एंड द एंटायर लॉन्च व्हीकल्स रेडीनेस इज क्लोजर टू फ्रूइशन आफ्टर द इंजन टेक्निकली कॉल्ड CE-20 पास द हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो दोस्तों एक टेस्ट होता है, परीक्षण होता है जिसे कहते हैं हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, यानी कि बहुत ऊंचाई पर उड़ान का एक परीक्षण होता है जिसे कि इस पिछले दिसंबर में ही महेंद्रगिरी नामक इलाके में इसने क्रायोजेनिक इंजन में पास कर लिया था और 25 सेकंड का ये एक टेस्ट था और उस टेस्ट के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि इस इंजन की जो क्रायोजेनिक स्टेज है और उसके अलावा जो बाकी भी लॉन्च व्हीकल है तो वो सारा का सारा अपने समाप्ति की ओर है, यानी कि एकदम से वो पूर्ण होने की ओर है। तो ये बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है और इसे टेक्निकली कहा जाता है CE-20, यानी कि CE का मतलब होता है क्रायोजेनिक इंजन, तो CE-20 मतलब क्रायोजेनिक इंजन 20। तो अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इसरो प्लान्स टू फ्लाई इट्स न्यू लॉन्च व्हीकल पावर्ड बाई दिस न्यू इंजन अराउंड मार्च एंड सेंड 3200 kg GSAT-19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू द स्पेस ऑन इट, यानी कि जो इसरो है तो वो इस बात की योजना बना रहा है कि वो इस क्रायोजेनिक इंजन यानी CE-20 के माध्यम से जिसे कि वो GSLV मार्क 3 में लगाएगा उसमें से वो एक 3200 किलोग्राम का GSAT-19 नाम का एक संचार उपग्रह छोड़ेगा और ये काम वो मार्च में करेगा एंड द लॉन्च वाज अर्लियर स्लेटेड फॉर दिसंबर 2016, यानी कि हालांकि ये जो लॉन्च था इसे पहले दिसंबर 2016 में किया जाना था लेकिन ये अभी मार्च में मार्च में ही जाकर के हो पाएगा। और दोस्तों ये भी लिखा हुआ है कि जब मार्क 3 अपने काम को करना शुरू कर देगा तो इसरो की भार को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता बढ़ करके दोगुनी हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ करके 4000 किलोग्राम की हो जाएगी, यानी कि फिर इसरो 4000 किलोग्राम का कोई भी उपग्रह किसी भी ऊंची से ऊंची कक्षा में छोड़ सकेगा। तो दोस्तों आगे लिखा हुआ है वाइटल स्टेज, तो वाइटल स्टेज का मतलब होता है जीवंत चरण। तो लिखा हुआ है कि इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ द रॉकेट्स कंप्लीट क्रायोजेनिक स्टेज रिप्लीट विथ फ्यूल टैंक्स एंड सिस्टम बिल्ड अराउंड द इंजन, यानी कि सबसे पहले लाइन से इसका मतलब जानते हैं कि इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ यानी कि अब से कुछ ही दिनों के भीतर द रॉकेट्स कंप्लीट क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज, रॉकेट की संपूर्ण तीसरा चरण जो कि क्रायोजेनिक चरण है रिप्लीट विथ फ्यूल टैंक, यानी कि जिसके जो ईंधन टैंक होंगे पूरी तरीके से भरे हुए होंगे, सिस्टम्स बिल्ट अराउंड द इंजन, और ये जो सारा सिस्टम है तो इसे इंजन के इर्द गिर्द लगाया गया है, विल अंडरगो इट्स क्वालिफाइंग टेस्ट, यानी कि इसका एक क्वालिफाइंग टेस्ट किया जाएगा, ऐसा कहना है
LPSC के चेयरमैन का। तो LPSC क्या है दोस्तों? तो LPSC है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। तो दोस्तों लिक्विड प्रोपल्शन का मतलब होता है कि दो तरीके के प्रोपल्शन होते हैं, एक गैस प्रोपल्शन, एक होता है लिक्विड प्रोपल्शन। तो ऐसा कोई भी रॉकेट जिसमें कि गैस ईंधन उपयोग किया जाता है या ठोस ईंधन उपयोग किया जाता है, तो मतलब तीन तरीके के होते हैं। और हालांकि गैस तो बहुत कम उपयोग होता है, आमतौर पे एक सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम होता है, एक लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम होता है। तो जो सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम होता है तो उसमें ठोस नोदक यानी कि ठोस प्रोपल्सिव का इस्तेमाल किया जाता है, और जो लिक्विड प्रोपल्सिव सिस्टम होता है तो उसमें एक लिक्विड प्रोपल्सिव का यानी कि लिक्विड ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे LPSC has designed and developed C20 इंजन। तो LPSC ने ही इसको डिज़ाइन किया है और इसे विकसित किया है, जो CE20। इसके अलावा उनका ये कहना था कि वी आर असेंबलिंग द एंटायर क्रायोजेनिक स्टेज, यानी कि हम संपूर्ण क्रायोजेनिक स्टेज को असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, विच इज़ रेडी फॉर द फ्लाइट, जो कि उड़ने के लिए तैयार होगा। एंड इट विल बी सेंड टू श्रीहरिकोटा इन अ मंथ्स टाइम, यानी कि श्रीहरिकोटा में सिर्फ एक महीने के भीतर ही इसको भेज दिया जाएगा, यानी कि इसको बनाया जाएगा, फिर तत्पश्चात इसको श्रीहरिकोटा भेज दिया जाएगा, जहाँ से इसे लॉन्च किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि रिलीजिंग द CE20 इंजन वाज आवर टारगेट इन ऑर्डर टू अचीव इंडियाज कैपेबिलिटी टू लिफ्ट 4 टन सैटेलाइट इनटू GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, अराउंड 36,000 किलोमीटर हाई। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जानना है GTO यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी कि भू स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा क्या होती है। तो दोस्तों ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी कक्षा होती है कि जहां पर अगर किसी सैटेलाइट, किसी उपग्रह को छोड़ा जाए तो वो एक भू स्थैतिक कक्षा में माना जाता है, यानी कि वहाँ पे जो सैटेलाइट होता है वो धरती के साथ ही घूमता है, अर्थात धरती के जिस बिंदु के ऊपर वो सैटेलाइट एक बार आ जाता है तो सदैव ही उसी बिंदु के ऊपर रहता है, वो धरती के किसी दूसरे बिंदु के ऊपर उसके बाद नहीं जाता है। तो उनका ये कहना था कि हमारी ये कोशिश थी कि हम बहुत लंबे वक्त से चाहते थे कि हम इस भू स्थैतिक कक्षा में 4 टन वाले किसी सैटेलाइट को भेज पाएँ, लेकिन अभी तक वो संभव नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे पास कोई मजबूत इंजन नहीं था। तो अब हमारे पास C20 आ गया है, तो अब हम उसको भेज पाएंगे। तो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी, इसलिए मैंने पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर दिया ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो। अगली खबर यह है कि ICMR टू स्टडी आंध्र प्रदेश किडनी डिसीज़ क्राइसिस। दोस्तों मैंने आपको तकरीबन 10-12 दिन पहले एक बीमारी के बारे में बताया था जो कि श्रीलंका के संबंध में आई थी। उसका नाम था क्रॉनिक किडनी डिसीज़ फॉर अननोन ईटियोलॉजी, यानी कि CKDU। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, क्रॉनिक का मतलब चिरकालिक यानी कि लंबे समय से चली आ रही, किडनी डिसीज यानी किडनी की बीमारी, फॉर ऑफ अननोन ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसा विज्ञान जिसमें कि किसी बीमारी के इलाज का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किडनी की लंबे वक्त तक चली जाने वाली ऐसी बीमारी जिसका कि कोई भी चिकित्सकीय इलाज अभी संभव नहीं हो पाया है, उसे कहते हैं CKDU। और जो CKDU है तो ये आंध्र प्रदेश के खास इलाके में, जिसका नाम कि उद्धा नाम है, उद्धा नाम इलाका, वहाँ पे लगातार फैलता जा रहा है। ये इलाका श्रीकाकुलम ज़िले में है। तो चूंकि क्या है कि इसका कोई कारण नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कहा है कि हम अपनी एक टीम भेजेंगे इस इलाके में, और वो जाकर के वहाँ पर इस बात की खोजबीन करेगी और अध्ययन करेगी कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। और जब हमें एक बार कारण पता चल जाएगा तो हम उस कारण का निवारण करने के लिए कोई ना कोई प्रयास अवश्य करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ यही था कि CKDU क्या है और ICMR। अगली खबर ये है कि चर्च कोर्ट्स कैन नॉट वीटो डाइवोर्स लॉ से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चर्च की अदालतें डाइवोर्स यानी कि तलाक के कानूनों को वीटो नहीं कर सकती, उनको निषेधाधिकार के रूप में समाप्त नहीं कर सकती, अर्थात जो कानूनी नियम हैं तो चर्च का नियम उसके ऊपर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक केस आया था, उस केस में ऐसी कुछ डिमांड की गई थी कि जो कानूनी नियम है तो उसके स्थान पे चर्च के नियम को माना जाए। तो हालांकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ईसाई होते हैं तो ईसाइयों के लिए डाइवोर्स के लिए एक इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 यानी कि 1869 में बना एक भारतीय तलाक अधिनियम है, और उसी के अनुसार ये बात निर्धारित होती है कि ईसाइयों का तलाक किस प्रकार से होगा। तो अगर वैसा एक बार हो जाता है तो फिर उसके बाद ईसाइयों की चर्च में क्या निर्णय दिया जाता है इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ 2-4 शब्द आए थे तो आप उसको जान लीजिए। एक का नाम है इक्लेसियास्टिकल ट्रिब्यूनल। तो इक्लेसियास्टिकल का मतलब होता है चर्च संबंधी, तो इक्लेसियास्टिक ट्रिब्यूनल का मतलब चर्च संबंधी न्यायाधिकरण यानी कि चर्च की अदालतें, अर्थात कि चर्च के भीतर ही जो नियम कानून वो चर्च वाले चलाते हैं तो उसे ही कहते हैं इक्लेसियास्टिकल
ट्रिब्यूनल्स, आमतौर पे इन्हें रिलीजियस ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। तो इक्लेसियास्टिकल थोड़ा कठोर नाम हो जाता है, क्लिष्ट नाम हो जाता है। तो ये कहा गया है कि जो इक्लेसियास्टिकल ट्रिब्यूनल्स हैं तो उनके जो नियम कायदे हैं तो वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 से ऊपर नहीं है। इसलिए अगर इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत कोई भी निर्णय ले लिया गया है तो उसको ये पलट नहीं सकते हैं। और इसके अलावा इस आर्टिकल में 3 तलाक के तहत के बारे में भी थोड़ी बहुत बात चल रही थी, हालांकि वो तो अभी मामला चल रहा है, उसमें कोई ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण जो शब्द आया था सुओ मोटो, तो सुओ मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, यानी कि अगर कोर्ट में कोई याचिका दायर ना की जाए फिर भी कोर्ट उस बात का, किसी बात का स्वतः संज्ञान ले ले कि चूंकि ये मामला अभी चल रहा है, हाईलाइटेड है, तो भले याचिका नहीं आई है हम उस पर सुनवाई करेंगे, तो इसे हम कहते हैं सुओ मोटो एक्शन। अगली खबर यह है कि धर्मशाला टू बी सेकंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनेगी, ऐसा कहना है वहाँ के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। तो हालांकि अभी इसके बारे में पूर्ण रूप से घोषणा कब होगी ये तो मुझे नहीं पता, तो अभी इन्होंने ऐसा कहा है। चूँकि चुनाव होने वाले हैं तो उनको ये लगा होगा कि शायद यहाँ पे ऐसी कुछ घोषणा करने से उसका लाभ हो जाए धर्मशाला ज़िले में। तो देखिए भविष्य में क्या होता है उसके बारे में देखा जाएगा। तो अगली खबर ये है कि नो डिमांड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, इंडिया गोस स्लो ऑन हॉक वेरिएंट, यानी कि हॉक के एक विशेष वेरिएंट, एक विशेष संस्करण पे भारत धीमा चल रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की उसको मांग नहीं है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि जो इंडियन एयरफोर्स है तो जब वो मांग करती है किसी चीज़ की तभी उस चीज़ का प्रोक्योरमेंट यानी कि उसकी खरीद की जाती है, और जब किसी विमान इत्यादि की मांग नहीं करती है तो फिर क्यों खरीदेगा भाई। तो ये कहा जा रहा है कि जो इस तरीके के विमान हैं जो हॉक वेरिएंट हैं तो उनकी डिमांड इस समय कम चल रही है, तो इसलिए भारत की जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहा जाता है, तो HAL भी उस चीज़ में धीमा चल रहा है। हालांकि HAL ने BAE सिस्टम नाम की दूसरी कंपनी से एक समझौता किया है जिसमें उसने कहा है कि हम आगे चल के इस तरीके के बहुत सारे एयरक्राफ्ट बनाएंगे। हालांकि इनकी गति अभी बहुत ज़्यादा धीमी, यानी बनाने की गति धीमी है क्योंकि इनकी मांग अभी कम है। तो यहाँ पे एक शब्द जानने लायक था कि एडवांस जेट ट्रेनर यानी AJT क्या होता है। तो कई तरह के विमान होते हैं तो उनमें से एक एडवांस जेट ट्रेनर भी होता है, तो आपको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा। हालांकि मुझे तो बहुत ज़्यादा इसकी उपयोगिता नहीं लग रही है, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगली खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन सीक्स मोर डिटेल्स ऑन बजट प्रेजेंटेशन, यानी कि बजट प्रस्तुत करने के संबंध में चुनाव आयोग ने ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा ब्यौरा मांगा है। तो दोस्तों ब्यौरा तो उसने मांगा ही हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब ये जो बजट है ये 1 फरवरी को ही आएगा, अब ये टलेगा नहीं। तो हालांकि यहाँ पे जो सरकार का कहना है वो क्या कहना है वो आप जान लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है कि in its response the central government is learned to have defended its decision stating that the union budget is an annual constitution exercise and it covers the entire country, यानी कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो यूनियन बजट यानी संघीय बजट होता है तो ये एक वार्षिक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये पूरे देश को कवर करती है, पूरे देश इसके अंतर्गत है। तो इसलिए कुछ राज्यों के चुनावों के कारण इसे मुलतवी नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा इट ऑल्सो स्टक टू इट्स डिसीजन टू एडवांस द बजट प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध हैं कि हमने बजट को पहले लाने का जो डिसीज़न लिया है, जो घोषणा की है वो सही है। आर्ग्यूइंग दैट, यानी उसका उन्होंने ये कारण दिया है दैट इट वाज डन टू इंश्योर दैट द बजटरी एलोकेशन वर मेड वेल इन टाइम अलाउिंग वेरियस सेक्टर टू एक्सपीडाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि बजट का जो आवंटन है तो वो सही समय पर हो जाए ताकि विभिन्न क्षेत्रक यानी विभिन्न सेक्टर्स जो हैं तो वो बजट को, सरकारी योजनाओं इत्यादि को तेज़ी से सही तरीके से लागू कर सकें। तो दोस्तों जो शब्द आए हैं उनके कुछ मतलब भी बता दूं। तो एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज़ी से, किसी चीज़ को तेज़ करना, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, और एलोकेशन का मतलब होता है आवंटित करना यानी कि आवंटन करना, बांटना। तो जल्लीकट्टू संबंधित जो खबर यहाँ पे मैंने कहा था पहले पेज में कि आगे चल के आएगी वो यही है कि तमिलनाडु कैन इनैक्ट लॉ टू ट्रीट जल्लीकट्टू एज ट्रेडिशनल स्पोर्ट, यानी कि तमिलनाडु एक कानून बना सकता है जिसमें जल्लीकट्टू को वो एक पारंपरिक खेल घोषित करे। तो दोस्तों हुआ ये है कि अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहे तो 2 तरीके से बना सकती है, या तो केंद्र सरकार बनाएगी या तो राज्य सरकार बनाएगी। तो चूंकि ये कहा जा रहा है कि हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है तो उसका 33वां जो बिंदु है वो ये कहता है कि खेल और मनोरंजन यानी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जो हैं तो वो राज्य सूची के विषय हैं।
तो अगर जल्लीकट्टू को एक मनोरंजन या एक खेल माना जाए तो राज्य सूची के कानून के अनुसार तमिलनाडु राज्य स्वयं ही उस पर एक कानून बना सकता है। हालांकि जो महत्वपूर्ण बात यह है, मैं बता दूं कि कोई भी कानून बनाए, चाहे केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, अंतिम में वो कानून जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पास पुनर्समीक्षा के लिए ला सकता है और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर वो करना चाहे तो ऐसी स्थिति में ये लोग भले कानून बना लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेने की जहाँ तक बात है तो वो भिड़ंत तो आगे चल के मेरे ख्याल से होनी तय हो जाएगी ऐसे में। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि चूंकि मामला जो है सब जुडाइस है, यानी कि अभी न्यायालय के अंतर्गत है, तो थोड़ा इस चीज़ पे संभल के चला जाए। तो हालांकि यहाँ पे ये बात जो मैंने आपसे कही तो ठीक यही बात मुकुल रोहतगी ने ही कही थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट द रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स एज फार एज द स्पोर्ट्स आर कंसर्न, दे आर इन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। तो उनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्यों के बीच एक भूमिकाओं की लाइन बिल्कुल अलग अलग खींची हुई है, और खेलों का जहाँ तक संबंध है तो वो पूरी तरीके से राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पे अपनी पीठ बचाते हुए कहा कि भाई तमिलनाडु अगर चाहे तो कोई उस पर बना ले कानून, लेकिन अभी वो केंद्र सरकार पे दबाव ना डाले कि वो उस पर कोई कानून बनाएं। तो यहाँ पे हालांकि उन्होंने ये भी कहा एंश्योर नो क्रूएल्टी। तो उन्होंने कहा कि इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी क्रूरता नहीं की जाएगी। नाउ द स्टेट कुड कंसिडर मेकिंग अ लॉ टू ट्रीट इट एज ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट, यानी कि राज्य सरकार इस बात के लिए विचार कर सकती है कि वो इसे एक पारंपरिक खेल के तौर पे दर्जा दे दे, कानून बना दे। दैट देयर इज़ नो क्रूएलिटी, स्टेट मस्ट इंश्योर दैट देयर इज़ नो क्रूएलिटी अटैच टू द स्पोर्ट। लेकिन राज्य को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस खेल से किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं जुड़ी होनी चाहिए। इट शुड नॉट जस्ट बी फॉर द स्पोर्ट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द प्लाइट ऑफ द एनिमल्स, यानी कि ये सिर्फ एक ऐसा खेल नहीं होना चाहिए कि जिसके बारे में आप जानवरों की दुर्दशा की कोई चिंता ही ना करें। तो आई मीन यू हैव बुल फाइट्स इन स्पेन। उनका कहना था कि मेरा मतलब ये है कि स्पेन में भी बुल फाइट होती है, और वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में उन बुल्स को, उन बैलों को मार दिया जाता है। तो उनका ये कहना था एक तरीके से इनडायरेक्टली कि वहाँ पे तो मार दिया जाता है, यहाँ पे मारा नहीं जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये उतना ज़्यादा क्रूर नहीं है जल्लीकट्टू जितना कि इसको बताया जाता है, इसके बारे में बातें फैलाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी जो बाधा है जल्लीकट्टू के सामने तो वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, यानी कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जो है, तो वो इसके बारे में सबसे ज़्यादा बाधा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिनियम है तो इसे खुद केंद्र सरकार ने 1960 में बनाया था, इसलिए केंद्र सरकार चाहे तो इसको आगे चल के संसद में संशोधित भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा तो कर देंगे, उसको अमेंड तो कर देंगे जिससे जल्लीकट्टू उससे बाहर हो जाए, उस जज से बाहर हो जाए कि जिसके अंदर उसे पशु क्रूरता घोषित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी लेट द स्टेट मेक द लॉ रिलेटिंग टू द स्पोर्ट माइनस क्रूएल्टी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि राज्य जो कोई भी कानून बनाए, तमिलनाडु जो भी कानून बनाए, उसमें से खेलों में से निर्दयता को यानी कि क्रूरता को किनारे करके बनाए। तो दरअसल पे यही एक सारा कानूनी मुद्दा था जो कि मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया। एक शब्द मिला है यहाँ पे, उसका नाम है एवलांश। तो एवलांश का मतलब होता है बर्फीला तूफान। तो 30 फीट एज एवलांश हिट्स इटलीज माउंटेन होटल, यानी कि इटली के एक पर्वतीय होटल को एवलांश के हमले की वजह से, यानी एवलांश ढहने की वजह से वहाँ पे 30 लोगों की मौत की खबर है। अगली खबर ये है कि ओबामा एंड्स ऑन अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावाद की एक नारे के साथ ओबामा ने अपनी पारी समाप्त की। तो हो गया ओबामा जी का, अब पारी समाप्त हो गया है। यहाँ पे एक बड़ी खबर लिखी हुई है, ऑल आइज ऑन वाशिंगटन एज ट्रम्प सेट टू टेक ओथ, यानी कि टेक ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, यानी कि ट्रम्प जो हैं तो शपथ लेने वाले हैं और वाशिंगटन पर सबकी निगाहें हैं। तो हालांकि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था तो हो गया होगा, तो अब देखा जाए कि आगे चल के वो क्या नीतियाँ बनाते हैं। अगली खबर ये है कि यूके सीक्स इंडियन हेल्प इन रिजॉल्विंग चागोस आर्कीपेलागो डिस्प्यूट। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, खासकर भूगोल के मुद्दे से। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए चागोस आर्कीपेलागो, डिएगो गार्सिया, ये इत्यादि कहाँ पर हैं। तो आप जब हिंद महासागर में मालदीव के ठीक दक्षिण में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ द्वीप दिखेंगे छोटे छोटे, उन्हीं में से एक है चागोस आर्कीपेलागो, यानी कि आर्कीपेलागो तो दरअसल पे द्वीप समूह होता है। तो वहाँ पे एक द्वीप समूह है जिसका नाम है चागोस आर्कीपेलागो, और उसी में से एक द्वीप भी है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया।
अब दोस्तों मामला पूरा ये है कि जो चागोस आर्किपेलागो और डिएगो गार्सिया है, तो पहले यहाँ पे मॉरिशस के मॉरिशियाई मूल के लोग रहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आज की तारीख में इस इलाके को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, यानी हिंद महासागर में ब्रिटिश भूक्षेत्र। तो ये अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया है और इसे अंग्रेज़ों ने यूएस को दे दिया है, यानी कि अमेरिका को वहाँ पर उसने एक अपना सैन्य बेस खोलने के लिए, यानी कि एक मिलिट्री बेस खोलने के लिए उसको उसने दे दिया है। तो दिक्कत दोस्तों ये थी कि वो पहले मॉरिशियाई लोगों के कब्ज़े में था, लेकिन बाद में जब वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने मॉरिशियाई मूल के लोगों को वहाँ से भगा दिया। 1960 और 70 के दशक में इस बात को लेकर के मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच काफ़ी तनातनी भी रही, और उसके बाद ब्रिटेन ने उस इलाके को यूएस के हवाले कर दिया, यानी कि यूएस को एक तरीके से लीज में दे दिया। लीज में मतलब उसने किराए पे दे दिया कि आप इसका इस्तेमाल करो मिलिट्री बेस बनाने के लिए। तो दोस्तों हुआ यही है कि ये मामला जो है तो लगातार तूल खींचता जा रहा है। तो मुद्दा ऐसे उठा था कि यहाँ पे जो बैठ लिए दिख रहे हैं, तो इनका नाम है, ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव हैं, इनका नाम है बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन साहब का, वो भारत आए थे, मोदी जी से मिले थे बुधवार को, और उन्होंने ये कहा था कि मॉरिशस एक तरफ और यूके यूएस एक तरफ, इन लोगों की जो एक लड़ाई है, एक तनातनी चल रही है, तो उस पर आप थोड़ा सा हस्तक्षेप करें। तो है क्या कि मुद्दा ये है कि मॉरिशस चाहता है कि आगे चल के जब मिलिट्री बेस यूएस का वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, तो आखिर इस चागोस आर्कीपेलागो और ख़ासकर डिएगो गार्सिया का क्या होगा। तो मॉरिशस का ये कहना है कि चूँकि इस पूरे इलाके पे हमारा बहुत पहले से अधिकार रहा है, चूँकि आपने हमको भगाया था वहाँ से, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में जब तक ये इलाका हमको ना लौटा दिया जाए तब तक भी हमको वहाँ पर फ़िशिंग करने दी जाए, यानी कि मछली पकड़ने दिया जाए, और साथ ही साथ हमें वहाँ पर जो कोई भी, चाहे पेट्रोलियम मिले या कोई भी खनिज पदार्थ मिले, उसका सारा का सारा मॉरिशस को दिया जाए, यानी कि वो सारा जो इलाका है तो वो मॉरिशस का इलाका है, आपने सिर्फ उस पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि क्या हुआ है कि इंग्लैंड ने उसकी लीज़ को बढ़ा करके, यानी ब्रिटेन ने लीज़ को बढ़ा करके डिएगो गार्सिया की लीज़ बढ़ा करके 2036 तक की कर दी है। तो इस वजह से उनके बीच तनातनी चल रही है कि भाई इस तरीके से तो आप कभी भी हमको हमारा इलाका नहीं देंगे। तो जो पूरा झगड़ा था, तो आप अगर पढ़ना चाहें पूरा, तो मैंने दरअसल पे इसका पूरा सारांश आपको बता ही दिया, अब इसमें पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, चूँकि काफ़ी लंबा ये आर्टिकल है। हालांकि इसमें एक छोटी खबर और थी, तो मैं वो आपको जोड़ के और बता देता हूँ कि डिएगो गार्सिया में और इसमें चागोस आर्किपेलागो में आखिर भारतीय हित क्या हैं। तो बोरिस जॉनसन साहब ने ये कहा कि इन इंडियाज़ इंटरेस्ट, यानी कि ये भारत के हित में है। बोरिस जॉनसन साहब ये चाहते हैं कि जो कोई भी झगड़ा चल रहा है, तो चूंकि मॉरिशस की सरकार के ऊपर भारत की सरकार का बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि मॉरिशस में काफ़ी ज़्यादा लोग भारतीय मूल के रहते हैं, और भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के बीच कई सारे समझौते हुए हैं, और मॉरिशस जो है तो भारत सरकार का काफ़ी ज़्यादा उपकार मानता है कई मामलों में। तो वो ये चाहते थे कि भारत की सरकार थोड़ा सा मॉरिशस के ऊपर दबाव बना दे, ताकि वो इस मामले में यूके और यूएस के साथ कोई सुलह कर लें। लेकिन भारत साहब मोदी जी ने अभी इस बात पे कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है। तो बोरिस जॉनसन ने कहा था कि दरअसल पे जो डिएगो गार्सिया का भविष्य है, तो वो भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिंद महासागर में है, और हिंद महासागर में भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि सुरक्षा हितों के लिए ये इलाका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि आगे चल के अगर मॉरिशस इस इलाके में अपना कब्जा लेना चाहे, तो फिर आपको इससे काफ़ी लाभ हो सकता है। तो इसलिए आप कम से कम अभी हमारा साथ दीजिए, ताकि आगे चल के हम आपका साथ दें। एक तरीके का निगोशिएशन है। अगली खबर यह है कि गिव कश्मीरीज राइट टू डिसाइड देयर फ्यूचर, यानी कि कश्मीरियों को उनका भविष्य तय करने का अधिकार दिया जाए। तो ऐसा कहना है एक ब्रिटिश सांसद डेविड न्यूटेल साहब का। तो न्यूटेल साहब जो हैं, तो उन्होंने कहा है कि ही wanted the people of Kashmir to be given the right to decide their own future through self determination, यानी कि आत्मनिर्णय की प्रक्रिया के द्वारा कश्मीरियों को उनका भविष्य स्वतः निर्धारित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने कश्मीर के मामले में कहा। उन्होंने नीचे जो लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि एज द पीपल ऑफ दिस कंट्री ऑन द 23 जून लास्ट ईयर एक्सरसाइज, जैसे कि ब्रिटेन के लोगों ने अपना आत्मनिर्णय किया था 23 जून 2016 को ब्रेग्जिट करने का। तो अब हालांकि वो ब्रिटेन की तुलना कर रहे हैं किससे, कश्मीर से। तो देखिए दिक्कत क्या है दोस्तों, की दिक्कत ये है कि जो अमेरिका है या यूएस है, तो यहाँ पे जो सांसद होते हैं, तो इनकी होती है लॉबिंग, जो कि आपको मैं पूरी तरीके से राजनीति बताता हूँ कैसे चलती है।
कि सच्चाई में ना तो अमेरिका को कुछ लेना देना है कश्मीर से और ना ही यूके को कुछ लेना देना है कश्मीर से। होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान हर मामले में जा कर के यहाँ पे अपनी लॉबिंग करते हैं, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट हो और चाहे यूएस कांग्रेस या यूएस सेनेट हो, ताकि वहाँ के जो बड़े और पावरफुल नेता हैं तो वो उनके जो मांगे हैं कश्मीर को लेकर के उनका समर्थन करें। तो कई बार आपने देखा होगा कि कश्मीर में कुछ भी होता रहे, अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, अभी जो कुछ भी हुआ कश्मीर में कई सारे देशों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका भारत से ऐसे संबंध बनाना चाहता है कि वो नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसे मुद्दे उठा दे कि जिससे भारत नाराज़ हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि एशिया प्रशांत और दक्षिण एशिया में उसकी जो ताकत है वो चीन की वजह से लगातार कम होती जा रही है, और भारत ही इकलौता देश है जो कि उस ताकत को बनाए रखने में उसकी मदद कर सकता है। तो अगर हम कश्मीर इत्यादि के मुद्दे पे भारत के खिलाफ हो जाएंगे तब तो फिर हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो इस वजह से यूएस तो कुछ नहीं कह रहा है। अब यहाँ पे यूके में भी कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इनकी जो बात है डेविड न्यूटाल साहब की, तो ये सिर्फ इनकी एक निजी बात है। क्योंकि भारत वहाँ पे आप देखेंगे कि इनको क्या हुआ होगा, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो जाते रहते हैं वहाँ पे या जाते हैं, पाकिस्तानी नेता या वहाँ के विदेश सचिव वगैरह, उन्होंने लॉबिंग की है और जा करके इनको मनाया है कि आप एक बार थोड़ा सा कश्मीर का मुद्दा उठा दीजिए अपनी पार्लियामेंट में। तो इन्होंने कश्मीर का वो मुद्दा पार्लियामेंट में उठा दिया है। उसके पीछे कई कारण होते हैं, कुछ तो इनके व्यक्तिगत संबंध होते हैं और कुछ इनका अपना भी एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन यानी कि एक राजनीतिक इच्छाएं होती हैं कि हम भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूप से फेमस हों। तो इसलिए यहाँ के जो पॉलिटिशियंस ऐसा करते रहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि भारत के समर्थन में आ जाते हैं वक्तव्य, कई बार पाकिस्तान के समर्थन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का जो स्टैंड है तो वो चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो यही होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और यही होती है इंटरनेशनल लॉबिंग। तो आपको इस राजनीति और लॉबिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए। अगली खबर ये है कि एयरलाइंस येट टू कलेक्ट सेस फॉर रीजनल फंड, यानी कि जो रीजनल फंड थे तो एयरलाइंस येट टू कलेक्ट का मतलब होता है, अगर येट टू शब्द कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बाकी है, ऐसा करना बाकी है। तो एयरलाइंस येट टू कलेक्ट यानी कि एयरलाइंस द्वारा अभी संग्रहण करना बाकी है सेस फॉर रीजनल फंड, यानी कि क्षेत्रीय कोष के लिए उपकर का संग्रहण करना बाकी है। ये पूरा मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने कल उड़ान स्कीम बताई थी, तो जो उड़ान स्कीम मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कोशिश कर रही है केंद्र सरकार की जो रेगुलर फ़्लाइट्स हैं, यानी कि जिन मार्गों पर जिन रूट्स पर फ़्लाइट रेगुलर चलती हैं उनके किराए में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाए और उसे सेस यानी उपकर के तौर पे वसूला जाए। ये जो उपकर होगा तो इस उपकर को सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे देगी, जैसे कि वहाँ पे जाकर के क्या करेंगे, वो वहाँ पे जाकर के एयरपोर्ट्स बनाएंगे जिन इलाकों में एयरपोर्ट नहीं है। साथ ही साथ दूसरी ये बात है कि अगर एयरलाइंस को नए एयरपोर्ट्स जो बनेंगे तो उन मार्गों में चलने में घाटा होता है तो सरकार उन्हें सब्सिडी भी देगी। तो ये कहा गया था कि जो एयरलाइंस हैं तो अपने किराए थोड़े थोड़े से बढ़ा दें उपकर के रूप में, ताकि उनको वसूलने के बाद रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, यानी कि जो ऐसे इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं जहां अभी तक हवाई सुविधा नहीं पहुंच पाई है, उनको जोड़ने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया जा सके। समस्या दोस्तों ये आ गई है कि जो फ्लाइट्स वाले हैं यानी कि एयरलाइंस वाले हैं तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा किराया बढ़ाएंगे तो हमारे जो ग्राहक हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए वो इस बात के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है। हालांकि उनका ये कहना है कि अगर सरकार खुद ही एयरपोर्ट्स वगैरह बना दे अच्छे तरीके से तो हम वहाँ पे अपनी फ़्लाइट्स चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के लिए पैसा देने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि जो उड्डयन राज्य मंत्री हैं जयंत सिन्हा साहब, तो उन्होंने एक मीटिंग की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम वो सारे रास्ते खोज रहे हैं कि जिन तरीक़ों के उपयोग के द्वारा हम पैसा जुटा सकें ताकि उड़ान स्कीम को सक्षम यानी कि सफल बनाया जा सके। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर एयरलाइंस इस काम में साथ नहीं देती हैं तो हम कुछ और करेंगे, हालांकि हमें आशा है कि एयरलाइंस इसमें हमारा साथ देंगी। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि फंडिंग इट थ्रू एयरलाइंस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे, यानी कि अगर एयरलाइंस के द्वारा इसकी फंडिंग, इसका वित्तीयन किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा दक्ष तरीका होगा। बट इफ़ इट पोजेस सम चैलेंजेस वी हैव अदर मैकेनिज्म दैट वी मे यूज़, लेकिन अगर इससे चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं तो फिर हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए वो तरीके क्या होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये कहा गया था सरकार के द्वारा कि अंडर द स्कीम द सेंटर विल सब्सिडाइज द लॉसेस इनकर्ड बाय द एयरलाइंस, यानी कि एयरलाइंस को इन छोटे रूट्स पे अगर यानी कि इन कम व्यस्त रूट्स पे अगर अपनी फ़्लाइट्स को चलाने में खर्चा ज़्यादा होता है और आय कम होती है तो हम सब्सिडी दे करके उसके घाटे को पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा था कि ये सब्सिडी कहाँ से आएगी, तो हालांकि अब देखिए सरकार क्या कर रही है, एक तरफ कहती है कि जो
आपके मतलब कमज़ोर कमाई वाले रूट हैं तो वहाँ पे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन कहती है कि जो आपके तेज रूट हैं यानी कि जहाँ से आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं जिन रूट्स में, आप वहाँ पे हर फ्लाइट पे 8500 रुपये एक्स्ट्रा लीजिए। यानी कि हर जो फ़्लाइट एक उड़ेगी तो उस पर 8500 रुपये एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा यात्रियों से, और यही जो एक्स्ट्रा किराया होगा तो यही सब्सिडी के रूप में उन्हें दे दिया जाएगा, यानी कि उन्हीं से वसूलो और उन्हीं को दे दो। तो ये जो योजना सरकार बनाना चाहती थी तो इसके एयरलाइंस खिलाफ हैं। अगली खबर ये है कि सेंटर अवार्ड 60.9 करोड़ एज अ प्राइज मनी फॉर डिजिटल पेमेंट्स, यानी डिजिटल पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने 60.9 करोड़ के इनामों का ऐलान किया है। तो दोस्तों दो योजनाएं थी, आपको पता होगा, एक का नाम था लकी ग्राहक योजना, दूसरे का नाम था डिजी धन व्यापार योजना। इनको बनाया गया था डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए, यानी कि तेज़ करने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों योजनाओं का नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ भी लीजिए, हो सकता है कि आ जाए। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट थे। अगला है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी जरूर इकट्ठा कीजिए। अगली खबर ये है कि बैंक्स टू रिपोर्ट कैश डिपॉजिट अबाउट 10 लाख टू IT डिपार्टमेंट, यानी कि बैंकों को 10 लाख रुपए से अधिक जमाओं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग को सूचना देनी पड़ेगी। अगली खबर यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीक्स 5% ड्यूटी अंडर GST, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि वस्त्र उद्योग ने GST के अंतर्गत 5% शुल्क की मांग की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि GST में कितनी स्लैब्स हैं। GST में तकरीबन 5 स्लैब्स हैं, तो हैं तो यूजुअली 4 ही, लेकिन 5 कैसे, एक है 0%, दूसरी है 5%, तीसरी 12%, चौथी 18%, पाँचवीं है 28%। तो ये कहा जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा कि आप कृपा करके हमसे 5% वाला स्लैब, यानी कि जो सबसे कम वाला स्लैब है, क्योंकि उसके नीचे तो 0% है, यानी कि है ही नहीं वो, यानी कि टैक्स तो वसूलना पड़ेगा, लेकिन कहना है कि जो न्यूनतम स्लैब है 5% वाला, उससे आप हमसे टैक्स वसूलिए ताकि हमको कम से कम टैक्स देना पड़े। तो यहाँ पे किन चीज़ों पे कहना है कि सेंटर हैड अनाउंस्ड स्पेशल पैकेज फॉर द अपैरल सेक्टर इन जून लास्ट ईयर फॉर द मेडअप्स। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेडअप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मेडअप्स ये होते हैं कि जो गारमेंट आप पहनते हैं ना, कपड़े जो बने बनाए कपड़े होते हैं उनको गारमेंट कहते हैं। उसको छोड़ दिया जाए तो ऐसे जो भी कपड़े होते हैं जो कि बनाए जाते हैं या कि सिले जाते हैं तो उनको मेडअप्स कहा जाता है। तो मेडअप से ही आगे चल के गारमेंट्स बनते हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो सेंटर ने कहा था कि हम कुछ विशेष पैकेज देंगे, किन चीज़ों के लिए, मेडअप्स के लिए। तो ये उन्होंने दिसंबर में ही बात कह दी थी। तो इस बात से थोड़ी सी उनकी आशाएं बढ़ी हुई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा तो आशाएं नहीं बढ़ी हुई थी, लेकिन उनको थोड़ा बहुत ये आशा थी कि आगे चल के जब GST आ जाएगा तो हमें उसमें कुछ छूट और प्रदान की जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमसे 5% वाला ही स्लैब मांगा जाए। और अगली बात उन्होंने कही कि अबाउट 60% ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉटन बेस्ड, 90% ऑफ टेक्सटाइल क्लोथिंग एक्सपोर्ट और ऑल्सो कॉटन बेस्ड, यानी कि 60% जो वस्त्र उद्योग है तो वो कॉटन बेस्ड यानी कपास पे आधारित है, और हमारा जो 80% टेक्सटाइल और वस्त्रों का निर्यात है वह भी कपास आधारित ही है। तो ऐसी बातें हुई थी, तो आपको मैंने बता दिया अच्छी तरीके से। अगली खबर ये है कि CCI फाइन्स फर्म फॉर बिड रिगिंग ऑफ री टेंडर्स। तो दोस्तों ये बिड रिगिंग क्या होता है, तो बिड रिगिंग या बिड कॉन्स्पिरेसी ये होता है, ऐसा है कि जैसे कि नीलामी हो रही है कहीं पे, नीलामी में 5 लोग बैठे हैं, इन पांचों ने आपस में सेटिंग कर ली कि हम नीलामी में एक ऐसी कीमत बनाएंगे कि उससे ऊपर हमको जाने नहीं है, और कुछ ऐसा सेटलमेंट कर लिया है कि बाय द वे अगर एक आदमी भी नीलामी जीत जाता है तो नीलामी के बाद भी बदले में जो बाकी लोग हैं वो उनको कुछ ऐसा देगा कि जिसकी वजह से मतलब कि किसी को भी घाटा ना हो। आपने देखा होगा एक फर्जीवाड़ा भी किया गया था, वोडाफोन ने और आइडिया ने और एयरटेल ने, इन सब के 1 GB के जो 3G प्लान्स आते थे तो एक का 247, एक का 248, एक का 249। तो एक चीज़ होती है देश में दोस्तों, उसे कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये कहता है कि कंपनियां जो होंगी वो सदैव प्रतिस्पर्धा के नियमों के अनुसार चलेंगी, ना कि वो ग्राहकों को लूटने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए आपस में एक षड्यंत्र, एक गिरोह बनाएंगी, और वहाँ पहले से ही इस बात को तय कर लेंगी कि हमें इतने से ज़्यादा रेट देना ही नहीं है या कि इतने से ज़्यादा हमको कम रेट में बेचना ही नहीं है कोई सामान। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से कि ये जो सारी कंपनियां हैं तो ये एक अपना गिरोह बना करके, ये एक अपना संगठन बना करके लोगों को लूटेंगी, और ये पूर्ण रूप से व्यापार के नियमों के खिलाफ है, ऐसा कहना है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का।
तो अभी कुछ कंपनियां थीं तो जिनको कि उन्होंने बिड रिगिंग यानी कि इसी में नीलामी में ये जो कॉल्यूसिव बिडिंग है, तो इसे बिड रिगिंग या कॉल्यूसिव बिडिंग दोनों एक ही मतलब होता है, यानी कि नीलामी में इस तरह की आपस में साठ गांठ करके फर्जीवाड़ा करना। तो उस पर उन्होंने कुछ कार्रवाई की है। जो रेल के कुछ टेंडर थे, ठेके थे, तो उनमें ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। अगली बात दोस्तों ये है कि लॉयड्स गेट्स फाइनल नोट फ्रॉम IRDAI फॉर ब्रांच इन इंडिया, यानी कि जो लॉयड है तो उसे IRDAI के द्वारा भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए अंतिम स्वीकृति मिल गई है। तो बाकी छोड़िए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानना ये है कि IRDAI क्या है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं IRDAI, और मेरे ख्याल से 2015 में आया भी था। तो इरडा या इरडा आई ऐसा कुछ आया था 2015 में, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आ सकती हैं। ये छोटी खबर ये है कि सेंटर वांट्स एप्पल बट ऑफिशियल्स आर नॉट बाइटिंग, यानी कि केंद्र तो चाहता है कि एप्पल आए, लेकिन जो अधिकारी हैं तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। बात क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ असली है क्या कि मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी ये चाहते हैं कि विदेशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में आएँ और भारत में प्लांट लगाएं ताकि भारतीय लोगों को रोज़गार मिल सके। तो एप्पल ने कहा था कि ठीक है, हम आकर के बिल्कुल भारत में एक प्लांट लगाएंगे, लेकिन उस प्लांट को लगाने के लिए उन्होंने इतनी सारी छूटों की मांग की कि भारत में जो अधिकारी बैठते हैं, जो IAS ऑफिसर बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इतनी सारी अगर छूटें दे देंगे, तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की, उन्होंने कहा अगर इतनी सारी छूटें दे देंगे तो फिर बचेगा क्या। तो उन्होंने इतनी सारी टैक्स की छूटें मांगी हुई हैं कि उन ऑफिशियल्स का ये कहना था, उन अधिकारियों का ये कहना था कि अगर इतनी छूटें इनको दे दी जाती हैं तो फिर सरकार के पास टैक्स के रूप में कुछ आएगा ही नहीं एक तरह से, तो इतनी छूटें इनको नहीं दी जा सकती हैं। तो हालांकि क्या है कि एप्पल का ये मानना है कि हम भारत आएंगे तो हम लोगों को रोज़गार तो प्रदान कर ही रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि रोज़गार तो आपको प्रदान करना ही पड़ेगा जब आप भारत आएंगे तो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ टैक्स भी तो देना पड़ेगा, आपको हम हर चीज़ में टैक्स में छूट कैसे दे सकते हैं। तो हालांकि वही चीज़ एक खींचातानी चल रही है। और यहाँ पे ये एक चीज़, एक अधिकारी ने यह भी बात कही कि एप्पल इज़ कमिंग हियर बिकॉज इट सीज अ ल्यूक्रेटिव मार्केट। तो उनका कहना है कि एप्पल इसलिए भारत आना चाहता है क्योंकि यहाँ पे उसका एक बहुत आकर्षक बाजार है। दिस इज़ नॉट अ फेवर बीइंग डन टू इंडिया, ये भारत पर किया गया कोई उपकार नहीं होगा। तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि एप्पल भी अपनी ही गरज के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो जब कोई अपनी गरज के लिए आ रहा है तो भाई हम उसको क्यों दें कोई भी तरीके का इंसेंटिव या कुछ भी अत्यधिक छूट। तो ऐसी बातें थी दोस्तों। पीछे का जो पेज है तो उसमें आज कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ा सा प्रचार आया हुआ है कि बेंगलोर में 200 एकड़ में एक IT सिटी खोल रही है, तो उसके लिए इन्वेस्ट करें। तो आपको तो करना नहीं है ना, मेरे को करना है, तो कोई मतलब का नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदू अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो जो नए यहाँ पे विजिटर्स आए हैं, जो नए व्यूअर्स आए हैं, तो वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके कारण आपको मेरी कोई भी वीडियो जो होगी बिना किसी फेसबुक लिंक के या बिना किसी भी सर्च के सीधे ही मिल जाया करेगी। तो दोस्तों कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।